गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। हमारी आर एस प्री 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें आज का जो हमारा टेस्ट रहने वाला है वो 59वां टेस्ट रहने वाला है। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको है वो टेस्ट सीरीज है वो मिक्स ही प्रोवाइड करवा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि आप जो रिवीजन कर रहे हैं, अभी जो टाइम बचा है आपका वो रिवीजन का और प्लस उन टॉपिक को तैयार करने का जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं लेकिन हमारे वो है वो कमज़ोर रह जाते हैं। इसीलिए मैं आपको है वो जो टेस्ट सीरीज है वो मिक्स करवा रही हूँ। अभी जो आज के सिलेबस की बात करें कि आज का जो हमारा टेस्ट रहने वाला है, इस पे कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन हैं, तो आज के जो हमारा टेस्ट है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी में आपके इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे। साथ में ही हमारे करंट अफेयर के हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आज रहेंगे। मैंने जैसे आपको पिछली जो क्लास थी उसमें आर्थिक समीक्षा, इसके साथ साथ ही आपको बजट, आपको जो राजस्थान के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इंडियन पॉलिटी के टॉपिक होते हैं, वो मैं आपको क्लासेज प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो इन क्लासेज है, इनसे आपको फ़ायदा क्या होगा? जैसे आपका आर्थिक समीक्षा और जो बजट है उससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी आपके लिए तैयार होना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपको पता चलेगा कि आर्थिक समीक्षा के किस चैप्टर से आपकी तैयारी है वो कमज़ोर है, कौन से क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट बनते हैं, किस लैंग्वेज में बनेंगे, तो वो क्लासें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, जैसे आज की हमारी जो रहने वाली है, आज की टेस्ट सीरीज रहने वाली है जिसमें ज्योग्राफी रहने वाली है, तो इसमें भी हमें पता चलेगा कि किस टॉपिक से है हमें कौन से टॉपिक है वो अच्छे से रिवाइज करनी है और कौन से अभी हमें तैयार करने हैं। तो ये जितने भी हमने जो आर एस प्री की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट की है, सारे के सारे टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सारे के सारे अच्छे से है वो क्लासेस लेनी है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और साथ में आपको जिस टॉपिक्स में वो टॉपिक जो आपका कमज़ोर है वो भी टाइम से आपका तैयार हो जाए। तो चलिए आज के जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज होती है, जो भी क्लास होती है, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर है वो प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। आपका कोई भी डाउट होता है क्लास से संबंधित, आप इसी क्लास के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदर कोई भी आपका स्टडी मटेरियल से संबंधित या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करके हम वो भी कोई भी क्वेरी आपकी यहाँ पे सोल्व करवा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती कृषि के लिए उपयुक्त है? बागानी कृषि, आर्द्रता कृषि, शुष्क कृषि और व्यापारिक कृषि। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फर्स्ट है। जो विषुवत रेखीय प्रदेश की उच्च भूमि है यानी उच्च भूमि क्षेत्र है, वो जो बागानी कृषि है उसके लिए उपयुक्त है। जो इस प्रकार की जो ये वाणिज्यिक कृषि होती है उसका विकास है वो कौन से क्षेत्र में होता है? कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। और ये जो उपनिवेश काल में जो यूरोपीय लोग थे उनके द्वारा ही किया गया था। तो बागानी कृषि है वो जो वाणिज्य कृषि है उसका विकास है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल में यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? यही था कि जो यूरोपीय लोग थे वो चाहते थे कि जो उनकी जरूरी उपजें हैं, जो जरूरी उपजें यानी जो उपज की चीजें हैं वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पैदा हो सकती थी, तो उनको कैसे इन उपजों को अधिक प्राप्त किया जाए। जैसे जो ब्रिटेन वासी थे वो भारत व श्रीलंका में चाय की खेती करते थे, जैसे चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ की करते थे, रबड़ के बागान, या फिर जो पश्चिमी द्वीप समूह है वहाँ पे गन्ना हो गया, केला हो गया, इनके बागान उन्होंने विकसित किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेपीज घास भूमि एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। डाउन्स घास भूमि उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। डाउन्स घास भूमि में मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। इसमें से हमें सत्य कथन है वो बताना है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें स्टेपीज, डाउन्स इन घास भूमियों की बात करनी है। तो स्टेपीज हमें पता है कि ये यूरोपीय महाद्वीप में पाई जाती है। अगर हम स्टेपीज घास भूमि की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में कहाँ पर है? जैसे रूस हो गया, यूक्रेन हो गया,
हंगरी हो गया, इन क्षेत्रों में ये फैली हुई रहती है। अगर हम स्टेपीज घास भूमि की बात करें तो ये शीतोष्ण जो कटिबंधीय घास भूमि है, और यहाँ पे जो ये कटिबंधीय घास भूमि है, घास के साथ साथ यहाँ पे गेहूं का भी उत्पादन होता है। किसका? गेहूं का उत्पादन भी होता है। और यहाँ पे स्टेपी घास के साथ साथ जो आर्मेनिया घास है वो भी उगती है, आर्मेनिया घास है वो भी उगती है। तो आप याद रख सकते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है वहाँ पे स्टेपीज घास भूमि तो है ही है, वहाँ पे आर्मेनिया घास भी उगती है। तो अगर बाई चांस कहीं पूछ ले तो आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। एक आपने सुना होगा प्रेरीज घास के मैदान, अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान। तो जो प्रेरीज की तुलना में जो ये आपकी स्टेपीज घास होती है ये थोड़ी मोटी होती है। डाउन्स की बात करें तो डाउन्स घास भूमि ऑस्ट्रेलिया में होती है, इस चीज़ का हमें पता है। अगर हम देखें कि जो आपकी ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे 2 प्रकार की होती है घास भूमि, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे 2 प्रकार की घास भूमियों का विकास होता है। जो आपके उत्तर में होता है, उत्तर में वो तो उष्ण कटिबंधीय घास भूमि जिसे क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं। और जो दक्षिण में जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो आपके मर्रे डार्लिंग नदी है, मर्रे डार्लिंग नदी का जो बेसिन है वहां पे है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि होती है, जिसे क्या बोलते हैं, डाउन्स घास भूमि बोलते हैं। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रकार की घास भूमियां होती हैं। उत्तर में होती है वो तो उष्ण कटिबंधीय होती है, जो कि जिसे क्या बोलते हैं, सवाना कहते हैं, भूमियों को सवाना कहते हैं। और जो दक्षिण में जो मरे डार्लिंग बेसिन है वहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां होती है, जिसे डाउन्स कहलाती है वो। तो जो डाउन्स घास भूमि होती है वो किस प्रकार की है, वो शीतोष्ण है, ना कि उष्ण। तो आपका जो कथन बी दे रखा है वो गलत दे रखा है। तो आपका स्टेपीज घास भूमि शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि बिल्कुल सही है। डाउन्स घास भूमि है वो कौन सी है, वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय है। अगर आपको सवाना दे देता, सवाना घास भूमि, तो वो कौन सी होती, वो उष्ण कटिबंधीय होती। तो आपका बी गलत हो गया। सी आपका डाउन्स घास भूमि में मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी है वो सत्य है। तो ऑप्शन 3 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टांगानिका झील है वो विश्व की सबसे लंबी झील है। विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और बेकाल झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। इसमें हमें कथन है वो सत्य कथन हमें चुनना है कि कौन कौन से सत्य कथन है। सबसे पहले टांगानिका झील की बात करें तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और विश्व की सबसे लंबी झील है। कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये झील है वो 4 देशों के बीच में है। 4 कौन कौन से देश है, आपका तंजानिया, कांगो जिसे क्या बोला जाता है, जैसे जायरे भी बोलते हैं, कांगो, और जाम्बिया, और चौथा आपका देश है बरूंडी। चौथा कौन सा है, बरूंडी। तो इन 4 देशों के बीच में है ये आपकी जो झील है, टांगानिका झील है वो फैली हुई है। ये झील है, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जो कि आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली है उसका भाग है। ग्रेट रिफ्ट वैली इसको और क्या बोलते हैं, जो महान भ्रंश घाटी बोलते हैं वो भी बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले कि कौन सी झील है वो महान भ्रंश घाटी यानी ग्रेट रिफ्ट वैली का भाग है, तो आपको बताना है टांगानिका झील। कौन सी है, टांगानिका झील। टांगानिका झील के बारे में मैंने आपको 3 चीजें बता दी, अच्छे से याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, विश्व की सबसे लंबी झील है, 4 देशों के मध्य फैली हुई है, तंजानिया, कांगो, जाम्बिया और बुरुंडी। और ये झील महान आपके भ्रंश घाटी यानी ग्रेट रिफ्ट वैली का भाग है। तो आपका जो कथन ए है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। विक्टोरिया झील की बात करें तो विक्टोरिया झील है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, बिल्कुल सही है। ये जो विक्टोरिया झील है ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भी कहाँ पे है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में आपकी, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ये झील है वो 3 जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके 3 देशों में फैली हुई है। 3 कौन कौन से, पहला तो तंजानिया ही है, दूसरा आपका केन्या, और तीसरा युगांडा। तीसरा कौन सा है, युगांडा है। आप एक साइड नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें से झील हो गई, नदी हो गई, पठार हो गए,
पर्वत हो गए, इनसे ही, और आपके जो महाद्वीप और महासागर है इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट बनने लायक होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ। और ये भी जैसे टांगानिका झील, बेकाल झील, विक्टोरिया झील, मृत सागर झील, ये भी मैंने आपको कई बार पहले भी करवाई है और अभी भी मैं इसका साथ साथ रिविजन आपको रिकॉल करवाती रहती हूँ, ताकि क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे तो आपको ज़्यादा पूरा डिटेल से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो विक्टोरिया झील है वो विश्व की तो दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, 3 देशों में फैली हुई है, तंजानिया, केन्या और युगांडा। और इस झील के मध्य से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखा है इस झील के मध्य में से होकर गुजरती है, ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आपका कथन बी भी बिल्कुल सही है। सी की बात करें बेकाल झील, तो बेकाल झील है वो रूस में स्थित है, रूस में स्थित है, विश्व की सबसे गहरी झील है और यहाँ से लीना व अंगारा नदियाँ निकलती है। और जो अगर बेकाल झील की बात करें तो ये आपकी विश्व धरोहर सूची में शामिल है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो आपके तीनों के तीनों कथन सही है और तीनों के तीनों जो आपकी झीलें उनके बारे में जो जो मैंने एक्स्ट्रा आपको फैक्ट बताए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एक साइड नोट डाउन करने हैं। तीनों सही है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। जर्मनी देश के रूर औद्योगिक प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है? 4 में से एक हमें असत्य दिया हुआ है जो हमें देखना है। यह जर्मनी के वेस्टफेलिया नगर के निकटवर्ती भाग में स्थित है। इस प्रदेश में उत्तम कोटि का कोयला भंडार स्थित है। इस प्रदेश के प्रमुख नगरों में डसेलडॉर्फ व डार्टमार्ट नगर है और इस प्रदेश को लोहे की आपूर्ति स्पेन द्वारा की जाती है। अगर हम रूर प्रदेश की बात करें तो रूर प्रदेश जर्मनी के जो वेस्टफेलिया नगर है उसमें स्थित है। तो आपका कथन ए है बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी तो वो कौन सी है? वो है रूर नदी। कौन सी? रूर नदी। इसके जो आसपास का जो भाग है वहाँ पे अनेक औद्योगिक नगर भी स्थित है। इस प्रदेश में अगर बात करें कि उत्तम कोटि के कोयला भंडार है, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रदेश के प्रमुख नगरों में डसेलडॉर्फ और डार्टमंड नगर है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लोह इस्पात उद्योग के जो प्रमुख केंद्र है वो ये दोनों है। किसके? लोह इस्पात उद्योग के। इस प्रदेश को लोहे की आपूर्ति स्पेन द्वारा की जाती है, ये गलत है। यहाँ पे जो लोहे की आपूर्ति है तो वो आयात है वो स्वीडन से किया जाता है, स्वीडन से। तो यहाँ पे लोहे का जो आयात है वो कहाँ से होता है? स्वीडन से होता है, तो जो कि हमें गलत दिया हुआ है स्पेन से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। फ्लेडरस औद्योगिक प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है? यह फ्रांस व बेल्जियम की सीमा पर लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सूती वस्त्र यहाँ का प्रमुख उद्योग है। इस प्रदेश में ऊनी व रेशमी वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ है और यह औद्योगिक प्रदेश है वो फ्रांस का केंद्र स्थल कहा जाता है। इसमें सही कथन की बात करें तो ये फ्रांस व बेल्जियम की सीमा पर लगभग 3000 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सूती वस्त्र प्रमुख उद्योग है, सूती वस्त्र प्रमुख उद्योग है, उसके साथ साथ यहाँ पे रेशमी व ऊनी वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ है। गलत क्या दे रखा है? ऑप्शन है फोर्थ दे रखा है। क्या गलत दे रखा है? कि यह औद्योगिक प्रदेश फ्रांस का केंद्र स्थल कहा जाता है ना, ये गलत है। फ्रांस का जो केंद्र स्थल है वो कहा जाता है पेरिस औद्योगिक क्षेत्र को, पेरिस औद्योगिक क्षेत्र। पेरिस औद्योगिक क्षेत्र है उसे फ्रांस राष्ट्र में फ्रांस का केंद्र स्थल है वो कहा जाता है। और ये फ्रांस पेरिस के निकट स्थित है, पेरिस इसका नाम ही आ गया। तो पेरिस औद्योगिक क्षेत्र ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मोटर वाहन, इसके साथ साथ शराब निर्माण, जो वायुयान होते हैं उनका निर्माण, और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप अगर आपसे पूछ ले कि जो पेरिस औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पे है? फ्रांस राष्ट्र में पेरिस के निकट में है, वो फ्रांस का केंद्र स्थल कहा जाता है। और वहाँ पे मोटर वाहन हो गया, शराब निर्माण हो गया, वायुयान हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, ये इसमें विकसित है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोहे अयस्क धारवाड़ व कुड़प्पा जिलों में पाया जाता है। भारत में लोहे अयस्क के उत्पादन में ओडिशा राज्य प्रथम स्थान पर है। भारत में मैग्नेटाइट कोयले के भंडार में कर्नाटक है वो
प्रथम स्थान पर है। इसमें हमें सत्य कथन है वो बताना है। सत्य कथन की बात करें तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों के तीनों है वो बिल्कुल सही दे रखे हैं। अगर हम बात करें कि इसमें सबसे पहला है कि भारत में लोहे ऐसा है वो धारवाड़ व कुड़प्पा सेलों में पाया जाता है। इसके साथ साथ ही जो अगन्य सेल होती हैं, अगन्य सेल होती है वहां पे भी लोहे ऐसे की प्राप्ति होती है। हम सभी को पता है कि जो लोहे ऐसक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट और इसके साथ लिमोनाइट, लिमोनाइट और कौन सा? सिडेराइट, सिडेराइट। ये क्या होते हैं? ये 4 प्रकार के हैं वो लोहे अयस्क होते हैं। और जो अब हमने यहाँ पे देखा है ना कि मैग्नेटाइट कोयले के भंडार में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, ये बिल्कुल सही है। और जो आपका मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट के बारे में आप एक याद रखना कि मैग्नेटाइट में के भंडार में भारत है वो फर्स्ट स्थान पर है। भारत है वो किस में स्थान पर है? फर्स्ट स्थान पर है। तो ये भी आपका राइट होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है कि भारत में लोहे से धारवाड़ और कुड़प्पा सेलों के साथ साथ अगन्य जो सेले होते हैं वहां से भी इसकी प्राप्ति होती है। लोहे ऐसे 4 प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट होता है जिसमें से वो जिसे क्या बोलते हैं? काला, काला अयस्क भी बोलते हैं, अयस्क भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये काले रंग का सबसे अच्छी किस्म का चुंबकीय लोहे अयस्क होता है। मैग्नेटाइट के भंडार में है वो हमारा भारत है पहले स्थान पर है। और भारत में मैग्नेटाइट कोयले के भंडार में पहले स्थान पर कौन सा है? कर्नाटक है। और लोहे अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा राज्य वो प्रथम स्थान पर है। तो इसके तीनों के तीनों कथन है बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। रेणुका झील के किनारे चिड़ियाघर एवं लोयन सफारी पार्क स्थित है। वेवनाथ झील मीठे पानी की लेगून झील है। इसमें से जो सत्य कथन है वो हमें चुनना है। इसमें अगर हम राइट कथन की बात करें तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। और ये ताजे पानी की झील है। जो रेणुका झील है वो किसके? ताजे पानी की झील है। यहाँ पे चिड़ियाघर भी है, लोयन सफारी भी है, तो आपका ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी तो सही है। बात करें सी की तो वेवनाथ जो झील है वो कहाँ पे है? वो केरल तट पे है, केरल तट पर स्थित है। और ये मीठे पानी की नहीं है, खारे पानी की आपकी लेगून झील है, खारे जल की। तो खारे जल की है वो लेगून झील है। और इसी झील पर एक वेलिंगटन द्वीप भी है। तो आपसे अगर पूछ ले कि वेलिंगटन द्वीप है वो कहाँ स्थित है, वेलिंगटन द्वीप, तो आप बता सकते हैं कि वो वेवनाथ झील है वहां पर स्थित है वेलिंगटन द्वीप। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं, राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं, नौकायान प्रतियोगिताएं तो वो भी इसी झील में होती है। तो आप याद रख सकते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती है वो कहाँ पे होती है? वो केरल में वेवनाथ झील है वहां पर होती है। इसे वेवनाथ भी बोलते हैं, वेवनाथ भी बोलते हैं। और जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा? NH 47A, 47A, ये जो वेलिंगटन द्वीप है वहां से होकर गुजरता है। जो मैंने अभी बताया ना आपको वेलिंगटन द्वीप स्थित है, तो उससे होकर कौन सा गुजरता है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47A। तो ये 3-4 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि कथन ए और बी तो सही है, सी गलत है। सत्य पूछा है हमें, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि 1 और 2 सही है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, उसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो कथन है वो सत्य कौन कौन से वो हमें बताना है। तो इसमें जो इसके सारे कथन है वो चारों के चारों बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 44। इसकी लंबाई की बात करें तो 4745 किलोमीटर है। और ये है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसमें बात करें तो फिर आप ऊपर से देखेंगे तो जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी,
MP, फिर राजस्थान में आ जाता है, फिर महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, ऐसे करके नीचे जाकर तमिलनाडु, यहाँ पर ये कन्याकुमारी तक जाता है। भारत में सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक राज्यों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 44 है, क्योंकि ये सबसे लंबा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 वो जो पुराने 7 राजमार्ग थे उनसे मिलकर है ये बना है। तो अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है वो पुराने कौन कौन से 7 राजमार्गों से मिलकर बना है, आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप बता देती हूँ, मैं आपको, हो सकता है आप नोट डाउन कर रही हो। NH 1A, NH 1A, NH 1, NH नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 75 और नेशनल हाईवे आपका 26 और नेशनल हाईवे 7। तो इन 7 राजमार्गों से मिलकर है वो आपका NH 44 है वो बना है। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहें अपने नॉलेज के लिए तो लिख सकते हैं NH 1A, NH 1, फिर NH 2, 3, उसके बाद 75, 26 और 7, ये 7 राजमार्गों से मिलकर है वो आपका NH 44 से बना है। जो आपका NH 44 है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, वो उत्तर प्रदेश जो आपका उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, उसका ही भाग है। तो ये चीजें आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। इस साइड नदियां दे रखी है और इस साइड उनके किनारे बसे नगर दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन सा है वो असंगत दिया हुआ है। सबसे पहले बात करें यमुना। यमुना नदी के तट पर है वो दिल्ली, मथुरा, आगरा। क्यों? क्योंकि ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है, जिसे इलाहाबाद भी बोला जाता है, इलाहाबाद, यहाँ से होकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो जो हरियाणा का इसमें जो फरीदाबाद है, हरियाणा का जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद उसको, और जो आपका यूपी का जो गाजियाबाद है, इन दोनों को ये अलग करती है। इसके यमुना नदी है, इसके तट पर मैंने बताया दिल्ली, मथुरा और आगरा है वो स्थित है। तो आप ये चीजें याद रखिए। इसके साथ साथ जो प्रयागनगर है वो भी इसी के तट पर है, प्रयागनगर। अगले बात करें गंगा की, तो गंगा के कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये भी इसके बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हैं, जो हाजीपुर है, हाजीपुर हो गया, बिहार का बलिया हो गया, पटना हो गया, ये भी इसके हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अगला अगर नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी में ये गल दे रखा है बैतूल नगर। नर्मदा नगर, जो नर्मदा नदी है उसके किनारे अगर हम बात करें जो मध्य प्रदेश का मंडला, जबलपुर और होशंगाबाद, झाबुआ और ओंकारेश्वर नगर, ये नगर है वो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि असंगत दिया हुआ है। महानदी की बात करें तो महानदी का बिल्कुल सही है। ओडिशा के कटक हो गया, संबलपुर नगर हो गया, छत्तीसगढ़ के कौन सा रायपुर हो गया, धमतारी हो गया, ये नगर है वो महानदी के किनारे बसे हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। बनास नदी किस जिला समूह से नहीं गुजरती? राजसमंद अजमेर टोंक से, भीलवाड़ा अजमेर सवाईमाधोपुर से, राजसमंद चित्तौड़ बूंदी से, चित्तौड़गढ़ टोंक और सवाईमाधोपुर से। अगर हम बात करें बनास नदी की तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि बनास नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? वो खमनोर है, खमनोर कहाँ से? राजसमंद, वहाँ से होता है। उसके बाद ये राजसमंद से कहाँ जाती है? राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ से फिर जाती है भीलवाड़ा से अजमेर से ये टोंक में प्रवेश करती हैं, टोंक में, और फिर सवाईमाधोपुर में, फिर ये सवाईमाधोपुर में है वो प्रवेश करती है, सवाईमाधोपुर। तो अब ये मैंने प्रवाह क्षेत्र आपको इसका बता दिया, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि बूंदी में है ये नहीं जाती। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कि ये जो जिला समूह है वो इससे नहीं गुजरता है। बनास नदी इस जिला समूह से नहीं गुजरती। राजसमंद से चित्तौड़ आती, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, फिर अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर। अगर आपसे पूछ ले कि पूर्णतः जल ग्रहण
क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, वो है आपकी बनास नदी। ये नदी है वो राजस्थान में सर्वाधिक है, वो त्रिवेणी संगम बनाती है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा है वो त्रिवेणी संगम बनाती है, तो आप इसे बताएंगे बनास नदी, जिसे क्या बोला जाता है, वन की आशा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई है, आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से फायसागर झील के संबंध में सत्य कथन है। फायसागर झील अजमेर में है। इस झील का निर्माण अकाल रात कार्यों के दौरान करवाया गया। यह झील साबी नदी पर बनाई गई है। इसमें हम बात करें तो फायसागर झील है उसका निर्माण जो अकाल राहत कार्य है उन्हीं के दौरान करवाया गया है और ये अजमेर में स्थित है। आपके कथन ए और बी बिल्कुल सही है, लेकिन ये साबी नदी पर नहीं है, ये किस पे है, बांडी नदी पर, बांडी नदी पर है। इसका निर्माण आपसे पूछ ले तो 1891-92 में जो इंजीनियर थे फोय उसके द्वारा करवाया गया था। तो आपका कथन ए और बी सही है। सत्य कथन पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन 2 आ जाएगा, ए व बी सही है। ये जो झील है ये बांडी नदी पर बनाई गई है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का मुख्यालय है वो किस जिले में है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर और गंगानगर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 जयपुर। इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जयपुर में है। जो INGP है उसका सब आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है, तो सर्वाधिक क्षेत्र जैसलमेर और उसके बाद है बीकानेर, यानी 1 नंबर पर जैसलमेर का क्षेत्र, दूसरे नंबर पर बीकानेर का होता है। जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है इसमें सेम की समस्या सर्वाधिक होती है, सेम की समस्या सर्वाधिक, और जो सर्वाधिक कहाँ पे होती है? हनुमानगढ़ में। जो सेम की समस्या होती है उसको कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? जिप्सम का यूज किया जाता है। साथ में आपसे पूछ लिए कि राजस्थान की ऐसी कौन सी एकमात्र नहर है जिसकी सुरक्षा के लिए वन सेना का गठन किया गया है? वन सेना का गठन किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। तो राजस्थान की एकमात्र नहर है जिसकी सुरक्षा के लिए वन सेना का गठन किया गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन। चिमाता कृषि की जाती है मैदानी क्षेत्रों में, पेड़ों को काटकर, पहाड़ी क्षेत्रों में, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। चिमाता कृषि है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। और जो आपने देखा होगा कि जो वालरा कृषि बोलते हैं, वालरा कृषि, उसको क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि भी बोलते हैं, झूमिंग, या फिर स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, जो कि आदिवासी लोग होते हैं उनके द्वारा पेड़ों को काट कर जलाकर फिर वो वहाँ पे की जाती है। अब चिमाता पूछ लिया तो ये तो आ गया आपका पहाड़ी क्षेत्रों में। अगर मैदानी क्षेत्रों में बोल देते तो मैदानी क्षेत्रों पर की जाने वाली कृषि उसे बोलते हैं दजिया कृषि। क्या बोलते हैं? दजिया कृषि। तो ये कृषि के रूप होते हैं। तो इनमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कृषि का प्रकार है वो किस क्षेत्र में किया जाता है, किन के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। तालछापर अभयारण्य के संबंध में सत्य कथन हमें बताना है। तालछापर अभयारण्य सुजानगढ़ चूरू में है। आपका यह सफेद हिरणों तथा कुरंजा पक्षी हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ मोम्बिया साइप्रस रोटेंडस घास पाई जाती है और मध्यम काली मिट्टी है वो पाई जाती है। तो इसमें हमें सत्य कथन चुनना है। तो सत्य कथन की बात करें तो तालछापर अभयारण्य सुजानगढ़ चूरू में है, बिल्कुल सही बात है। और कई बार ये भी आपसे पूछा जाता है कि यह है वो किसकी तपोभूमि है, तो जो आपका महाभारत काल था तो वहाँ पे जो द्रोणाचार्य थे उनकी तपोभूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। द्रोणाचार्य की तपोभूमि कौन सी है? आपकी तालछापर है। तालछापर है वो काले हिरणों और कुरंजा पक्षी है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो कथन भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका वर्षा का टाइम होता है उसमें एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है? मोबिया साइप्रस रोटेंडस बोला जाता है। मोबिया साइप्रस रोटेंडस बोला जाता है। तो आपका कथन सी है वो भी सही है। तो आपका जो राइट कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ए व सी है वो आपके सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एजेंडा 21 का संबंध है वो किससे है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1987 से,
रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से और पेरिस समझौता 2015 से। राइट आंसर ऑप्शन है सी। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से एजेंडा 21 का संबंध है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विश्व के निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें अगर हम देखें तो आपका अवरोही क्रम में जचाना है तो सबसे पहले आपका आना चाहिए इंडीज, उसके बाद फिर रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और हिमालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। ये जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका रिवीजन तो करवा रही है, साथ में आपको इससे ये भी पता चलेगा कि जो आप पढ़ रही हैं वो सही दिशा में पढ़ रही हैं, यानी कि जहाँ से क्वेश्चंस है वो ज़्यादा हमें अटैम्प्ट होंगे वही टॉपिक है हमें सबसे पहले तैयार करने हैं, ताकि हमारा जो 100+ मार्क्स का टारगेट है वो जल्दी ही पूरा हो जाए। यानी कि जब हम एग्ज़ाम दे के बाहर आएँ तो हमें ये नहीं देखना पड़े कि हम आंसर की मिलाएं फिर देखें कि हमारा है वो परी क्लियर होगा नहीं होगा। यानी जब एग्ज़ाम देने के बाद हम बाहर आते हैं उसके हमें 5 से 6 दिन तो इसमें लग जाएंगे कि हमारे क्वेश्चंस है, हमारा जो नंबर है वो कितने आएंगे, हमें प्री के बाद है वो मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उन 5-6 दिनों को हमें बिना वेस्ट किए हमें बस अगले दिन से ही हमारे मेंस में जुट जाना है। इसीलिए आपकी टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो और आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन है वो किस प्रकार आएंगे, किस प्रकार हमें सोल्व करनी है, किस प्रकार अटैम्प्ट करनी है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। इस साइड पठार दे रखे हैं और इस साइड उनके देश दे रखे हैं। तो ओजार्क है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बिल्कुल सही। आडामावा है नाइजीरिया कैमरून, बिल्कुल सही। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका, ये गल दे रखे हैं। और बाई अंगोला, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, इनके बारे में मैंने सारे के सारे पठार अच्छे से करवाए हैं। ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, कौन कौन से क्षेत्र में, किस महाद्वीप में, किन देशों में, अच्छे से मैंने करवाया। तभी मैं आपको कहती हूँ ना, करवा के मैं आपको बोलती हूँ कि इन्हें आप नोट डाउन करो। नोट डाउन करोगे तो उससे आप बाद में उसका रिवीजन कर पाओगे। और जैसे मैं बाद में आपको ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी तो आप फटाक से उसका राइट कर दोगे, क्योंकि वो आप रिविजन में रख रहे हो तो वो आपको अच्छे से याद भी होंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। प्राचीन मोड़दार पर्वत में, नवीन मोड़दार पर्वत में, अवशिष्ट पर्वत में और ब्लॉक पर्वत में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नवीन जो मोड़दार पर्वत होते हैं उनमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो पाई जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बकिंगम नहर आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्यों में फैली है। बकिंगम नहर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 का एक भाग है। उपयुक्त में से कौन से कथन है वो सत्य हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, दोनों के दोनों कथन सही दे रखे हैं। बकिंगम नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका जल राजमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 है उसका एक भाग है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुज के समान है। हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के अक्षर एम के समान है। तो आपका इसमें से सत्य कथन वो बताना है जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी कि दोनों के दोनों सही हैं। प्रशांत महासागर त्रिभुज के आकार का और हिंद महासागर एम के आकार का है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा के नीचे स्थित विश्व का प्रमुख गर्त कौन सा है। मिंडानाओ गर्त, मेरियाना गर्त, सुंडा गर्त और रोमांस गर्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंडा गर्त। अगला क्वेश्चन, कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक कहाँ होता है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा पर, मध्य रेखा पर, ध्रुवीय क्षेत्र पर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ध्रुवीय क्षेत्र पर है वो कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक होता है। ये जो 1 लाइनर क्वेश्चन मैं आपके लेके आई हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें इनको ज़्यादातर है इन पे ध्यान नहीं दे पाते, तो ये हमारे अच्छे से हमारे जो अच्छे से क्लियर नहीं हुए होते हैं। इसलिए ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप जैसे इनका रिवीजन करेंगे तो आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में भूकंप आना आम बात है। पूर्वी एशिया, पूर्वी यूरोप, पूर्वी अफ्रीका और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया।
राइट आंसर ऑप्शन ए पूर्वी एशिया में। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय का, दक्कन पठार का, शिवालिक का और उत्तरी मैदान का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी दक्कन के पठार का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला है, आप अच्छे से इसे ध्यान में रखना। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है वो चलेगी? गुजरात, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन बी हरियाणा में। अभी यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन हैं वो आपके किसके रहेंगे? आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको देखने हैं। तो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है वो हरियाणा में चलेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्याय शामिल किया जाएगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और जयपुर। राइट आंसर ऑप्शन बी चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है वो कौन सा बनेगा? न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड है वो पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है वो बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित PEN पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? दीपक धर, माइकल रोसेन, यूहम पूनावाला, प्रिया ES। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी माइकल रोसेन। अगला क्वेश्चन, भारत ने अंडर 70 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 5, 9, 10 या फिर 7। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 7 पदक उन्होंने जीते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में और जयपुर में। राइट आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर से की है? पुणे, ढाका, चेन्नई और मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन बी ढाका से। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और हमारे टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, जुली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? थल सेना, वायुसेना, नौसेना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी नौसेना। ये इंपॉर्टेंट आपके 34 क्वेश्चन मैंने करवाए, इसके साथ अन्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी मैंने बताए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ है इसे ज़रूर शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाएं और उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में अगले नए कंटेंट के साथ। और मैं जो आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगी वो मिक्स रूप में करवाऊंगी, कभी आर्थिक समीक्षा की, कभी बजट की, और इसके साथ साथ ही आपके जो राजस्थान का चाहे आपकी हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, आर्ट एंड कल्चर का हो, पॉलिटी का हो, कोई से भी टॉपिक हो सारे कवर होंगे। साथ साथ में बजट भी आपका कवर होगा। इसके साथ साथ ही आपके इंडिया के भी टॉपिक है, चाहे इंडियन पॉलिटी हो, आपकी ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, इसके भी टॉपिक है, सारे के सारे आपके कवर होंगे ताकि आपके मिक्स में चलते रहेंगे। तो आपको भी पता चलता रहेगा कि ये नहीं होगा कि हाँ हम एक ही सब्जेक्ट के सारे टॉपिक है वो कर रहे हैं। आपको इस तरह से ये भी पता चलेगा कि हाँ हमारा ये टॉपिक है ये छूट रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, हमें ये भी तैयार करना है। तो जब आप 2 सब्जेक्ट को रिविजन के साथ रखो तो एक एक टॉपिक आप ऐसा भी बनाओ जो कि आपको इम्पोर्टेंट लगे कि हाँ इससे क्वेश्चन बनेंगे, वो हमारा इनके साथ है वो तैयार हो जाए। चलिए मिलते हैं अब अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।